अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साइमा ज़ेब इनसाइड ब्लॉग के प्लेटफॉर्म से। आज हम बात करेंगे हमास क्या है। फ़लस्तीनी मुजाहिद ग्रुप गज़ा की अहम फोर्स है। ये इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत के लिए पुरज़म है और मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदगी करता है। इसका खुलासा ये है, 1980 की दहाई के अवाखिर में इख्वानुल मुस्लिमीन की फ़लस्तीनी शाख का एक स्पेन ऑफ इस्लामी अक्सरियत पसंद ग्रुप हमास ने 2006 के इंतखाबात में अपनी हरीफ सियासी जमात अल-फतह को शिकस्त देने के बाद गजा की पट्टी का इंतजाम संभाल लिया। अमरीकी और यूरोपीय यूनियन ने हमास को इसराइल के खिलाफ मुसल्लह मुज़ाहमत की वजह से दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, जिसमें खुदकश बम हमले और रॉकेट हमले शामिल हैं। हमास का इसराइल के साथ 2021 का तनाज़ा जंग बंदी पर ख़त्म हुआ, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ये दोनों फ़राकीनों के दरमियान मुस्तक़बिल में तकरीबन तशद्दुद यकीनी। हमास एक अस्करी तहरीक है और फ़लस्तीनी इलाकों की दो बड़ी सियासी जमातों में से एक जमात है। ये गजा की पट्टी में 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों के दिलों पर हुकूमत करता है, लेकिन ये ग्रुप इसराइल के खिलाफ मुसल्लह मुज़ाहमत के लिए मशहूर है। इसराइल के ईमा पर दर्जनों ममालिक ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, हालांकि कुछ इस लेबल को सिर्फ इसके अस्करी विंग पर लगाते हैं। ईरान से इसे मादी और माली मदद फराहम करता है। अरब ममालिक और तुर्किया भी सियासी और माली इमदाद करते हैं। इसके हरीफ जमात अल-फतह जो फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO है और मगरबी किनारे में हुकूमत करती है, जिसने तशद्दुद को तर्क कर दिया है। फ़लस्तीनी की आदत में फूट और हमास के इसराइल के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल दुश्मनी ने गजा में इस्तेहकाम के इम्कानात को कम कर दिया। हमास हरकतुल मुकावतुल इस्लामिया का मुहफ़्फ़ज़ शेख अहमद यासीन एक फ़लस्तीनी आलम ने कायम किया था, जो अपने इब्तदाई ज़िंदगी की इस्लामी स्कॉलरशिप के लिए वक़फ़ करने के बाद इख्वानुल मुस्लिमीन की मकामी शाखों में से सरगर्म कारकुन बन गए थे। काहिरा 1960 की दहाई के अवाखिर में यासीन ने मगरबी किनारे और गजा में तबलीगी और फलाही काम अंजाम दिए। इन दोनों इलाकों पर इसराइल ने 1967 की 6 रोज़ा जंग के बाद नाजायज कब्जा कर लिया था। यासीन ने दिसंबर 1987 में हमास को गजा में इख्वान के सियासी बाजू के तौर पर कायम किया। पहले इंतफादा के शुरू होने के बाद जो मगरबी किनारे गजा और मशरकी यरूशलेम पर इसराइली कब्जे के खिलाफ फ़लस्तीनियों की जदोजहद थी। 1988 में हमास ने अपना चार्टर शाया किया, जिसमें इसराइल की तबाही और तारीखी फ़लस्तीन में इस्लामी माशरे के क़याम का मुतालबा किया गया। हमास ने 2017 में एक नई दस्तावेज पेश की, जिसमें 6 रोज़ा जंग से पहले कायम ग्रीन लाइन सरहद के साथ एक अबूरी फ़लस्तीनी रियासत को कबूल किया था, लेकिन इसने फिर भी इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। हमास ने पहली बार अप्रैल 1993 में खुदकश बमबारी की। PLO के रहनुमा यासर अरफात और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म इत्ज़हाक राबिन के ओस्लो मुआहदे पर दस्तखत करने से 5 माह कबल तारीखी माहदे के तहत मगरबी किनारे और गजा के कुछ हिस्सों के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी हमास के नाम से एक नए वजूद में आने वाली खुद मुख्तारी कायम की गई थी। नीज़ PLO और इसराइल की जानब से एक दूसरे को तस्लीम किया गया था, जिस पर अराफात और राबिन ने बाज़ाब्ता तौर पर इत्तफाक किया था। 1997 में अमरीका ने हमास को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया। इस तहरीक ने 2000 की दहाई के अवाखिर में दूसरी इंतफादा के दौरान पुरतशद्दुद मुज़ाहमत को आगे बढ़ाया। हालांकि PAG और अल-फतह की तंजीम मलेशिया भी इसराइलियों के खिलाफ तशद्दुद की जिम्मेदार थी। इसके रहनुमा कौन हैं? हमास के बहुत से कायदाना इदारे हैं जो मुख्तलिफ सियासी, अस्करी और समाजी काम अंजाम देते हैं। ये अमूमी एक आला मशावरती इदारे के जरिए तरतीब दी जाती है, जिसे अक्सर पोलिट ब्यूरो कहा जाता है, जो जला वतनी में काम करता है। मकामी कमेटियाँ गजा और मगरबी किनारे में बुनियादी मसाइल का इंतजाम करती हैं। इस्माइल हानिया इस वक्त सियासी सरबराह के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जिन्होंने 2017 में दरीना रहनुमा खालिद मशाल की जगह ली है। हानिया ने 2020 से दोहा कतर से काम किया है, मुबीना तौर पर इस वजह से कि मिस्र ने गजा के अंदर एक और बाहर इनकी नकलो हरकत को महदूद कर रखा है। हमास के रहनुमाओं ने अपना साबका मेजबान शाम से अलहदगी के बाद कतर में अपनी मौजूदगी कायम की। मगरबी
حکام کا خیال ہے کہ حماس کے کچھ سینئر شخصیات ترکی سے باہر کام کرتے ہیں، غزہ میں روزمرہ کے معاملات کی نگرانی یا سنوار کرتے ہیں، اور اس سے قبل حماس کے عسکری ونگ کے سربراہ تھے، اور 2 اسرائیلی فوجیوں کے اغوا اور قتل کے ماسٹر مائنڈ کے الزام میں 22 سال تک اسرائیل جیل میں رہے۔ وہ ان 1000 سے زائد فلسطینی قیدیوں میں شامل تھے جنہیں 2011 میں حماس کے زیر حراست ایک اسرائیلی فوجی کے بدلے میں رہا کیا گیا تھا۔ حماس کی مالی امداد کیسے کی جاتی ہے؟ ایک نامزد دہشت گرد کے ادارے کے طور پر حماس کو سرکاری امداد سے منقطع کر دیا گیا ہے، جو امریکہ اور یورپی یونین مغربی کنارے میں PLO کو فراہم کرتے ہیں۔ تاریخی طور پر خلیج میں فلسطینی تارکین وطن اور نجی عطیہ دہندگان نے تحریک کی زیادہ فنڈنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ مغرب میں کچھ اسلامی خیراتی اداروں نے حماس کے حمایت یافتہ سماجی خدمات گروپوں کو رقم فراہم کی ہے۔ غزہ کی معاشی صورتحال ابتر ہے۔ مصر اور اسرائیل نے 2006 سے لے کر 2007 میں شعیب ابی طالب کی طرز پر اس کے ساتھ اپنی سرحدیں بند کر دی تھیں، جس سے سامان اور لوگوں کو اس علاقے میں باہر جانے پر پابندی تھی۔ دونوں ممالک ناکہ بندی برقرار رکھتے ہیں، دنیا کے پیشتر علاقوں سے علاقہ منتقل کرتے ہیں اور غزہ کے 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو بین الاقوامی امداد پر انحصار کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اسرائیل قطر کو حماس کے ذریعے کروڑوں کی ڈالر امداد فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ دیگر غیر ملکی امداد عام طور پر فلسطینی اتھارٹی اور اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کے ذریعے غزہ پہنچی ہے۔ ناکہ بندی شروع ہونے کے بعد برسوں تک حماس نے غزہ میں مصری گزرگاہ کو روکنے والی سرنگوں کے ایک جدید ترین نیٹ ورک سے گزرنے والے سامان پر ٹیکس لگا کر محصول جمع کیا۔ اس سے علاقے میں بجلی کی پیداوار کے لیے خوراک، ادویات اور سستی گیس کے ساتھ تعمیراتی سامان، نقدی اور اسلحہ وغیرہ شامل ہوئے۔ مصر کے ہر دل عزیز رہنما محمد مرسی کو اقتدار سے ہٹا کر فوجی ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی کے 2013 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد قاہرہ حماس کے خلاف دشمن اختیار کر گیا، جسے اس نے اپنے گھریلو حریف اخوان المسلمون کی تصدیق کے طور پر دیکھا۔ مصری فوج نے جزیرہ نما سینائی میں سرحد کے اس طرف خود ساختہ اسلامک اسٹیٹ کی ایک شاخ کے خلاف انسداد دہشت گردی کی مہم چلاتے ہوئے اپنے علاقے کی خلاف ورزی کرنے والی زیادہ تر سرنگوں کو بند کر دیا۔ مصر نے 2018 میں اپنی صلاح الدین بارڈر کراسنگ کے ذریعے کچھ تجارتی سامان کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دینا شروع کی۔ 2021 تک حماس مبینہ طور پر غزہ میں درآمد کی جانے والی مصری اشیاء پر ٹیکس سے ہر ماہ $12 ملین سے زیادہ جمع کرتی ہے۔ آج ایران حماس کے سب سے بڑے محصولوں میں سے ایک ہے، جو فنڈ، ہتھیار اور تربیت فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ شام کی خانہ جنگی میں مخالف فریقوں کی پشت پناہی کرنے کے بعد ایران اور حماس مختصر طور پر الگ ہو گئے تھے، اور ایک امریکی ریاست کے مطابق 2019 تک ایران حماس، PIJ اور دیگر فلسطینی گروپ کو سالانہ $100 ملین فراہم کر رہا تھا۔ 2002 میں صدر رجب طیب اردوغان کے اقتدار میں آنے کے بعد ترکی کی صورتحال میں حماس کو ایک مضبوط حمایتی مل گیا تھا اور اسرائیل پر کافی دباؤ بنا ہوا ہے۔ اگرچہ انقرہ کا اصرار ہے کہ وہ صرف سیاسی طور پر حماس کی حمایت کرتا ہے، لیکن اس پر حماس کی مالی معاونت کا الزام لگایا گیا ہے، جس میں ترک تعاون اور رابطہ ایجنسی کی جانب سے دی جانے والی امداد بھی شامل ہے۔ یہ غزہ پر کیسے حکومت کرتا ہے؟ 2005 میں اسرائیل کے اس علاقے سے انخلا کے فوراً بعد سے حماس غزہ میں ڈی فیکٹو اتھارٹی ہے۔ اگلے سال حماس نے فلسطینی اتھارٹی کی مقننہ میں اکثریت حاصل کی اور حکومت قائم کی۔ اس نے ان سماجی خدمات کے لیے ووٹ حاصل کیے جو اس نے فراہم کی ہیں، اور موجودہ الفتح کو مسترد کرنے کے طور پر، جسے بہت سے ووٹروں نے PLO کی اسرائیل کے ساتھ مذاکرات نرم پالیسی کو پسند نہیں کیا۔ یہ نتیجہ PLO کے لیے ناقابل قبول تھا، جس نے مغربی کنارے میں حماس کو اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ غزہ میں حماس نے الفتح کی ملیشیاؤں کو ایک ہفتے کی لڑائی میں شکست دے دی، جس کے نتیجے میں دونوں فلسطینی علاقوں کے درمیان سیاسی اختلاف پیدا ہوا۔ فلسطینیوں نے 2006 سے نہ تو کسی مقننہ کے لیے ووٹ دیا اور نہ ہی 2008 سے کسی صدر کے لیے۔ جیسے ہی حماس نے پٹی میں فلسطینی اتھارٹی کے اداروں کا نظام سنبھالا، اس نے عدلیہ قائم کی اور سخت قوانین لاگو کیے۔ نظریہ میں حماس شریعت پر مبنی
फलस्तीनी बुनियादी कानून के मुताबिक हुकूमत करती है, जैसा कि फलस्तीनी अथॉरिटी करती है। लेकिन ये आमतौर पर फलस्तीनी हमास को किस नज़र से देखते हैं? मगरबी किनारे और गजा की सियासी तकसीम बड़े पैमाने पर गैर मकबूल है। फलस्तीनी सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सर्वे रिसर्च मार्च 2021 के सर्वे से जाहिर हुआ है कि मई में होने वाले इंतखाबात से पहले वोटर के लिए इलाकों का दोबारा इत्तेहाद अवलीन तरजीह है। तो जजियाकारों ने तवक्को जाहिर की कि वोट हमास को मगरबी किनारे में अपनी ताकत बढ़ाने की इजाज़त दे सकता है, क्योंकि अल-फतह की अंदरूनी तकसीम ने इशारा दिया है कि इंतखाबात सदर महमूद अब्बास की ताकत को मजीद कमज़ोर कर सकते हैं। लेकिन अब्बास ने मशरकी बरशोलम में फ़लस्तीनियों को वोट डालने की इजाज़त देने से इसराइल के मुबैना इनकार का हवाला देते हुए इंतखाबात को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। मुबसरीन को शोबा है कि वह हमास की फतह को रोकना चाहता था। मई 2021 में इसराइल के साथ तनाज़े के बाद हमास की मकबूलियत में इजाफा हुआ। ये रुझान मुल्क में तशद्दुद के वाक़यात के बाद बाकायदगी से देखा जाता है। जून में PCPSR के एक सर्वे से मालूम हुआ है कि गजा और मगरबी किनारे में सर्वे किए गए 53% फ़लस्तीनियों का ख्याल है कि हमास फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदगी और क़यादत करने की सबसे ज़्यादा हकदार है, जबकि 14% लोग फतह को तरजीह देते हैं। हमास इसराइल को कैसे चैलेंज करती है? हमास ने गजा का इंतजाम संभालने के बाद इसराइल की आंखों में आंखें डालकर बात करना शुरू की है और रॉकेट और मार्टर फायर करके अपनी सलाहियत साबित की है। हिजबुल्लाह और ईरान से मुफीद राब्ते बनाए हैं। ईरानी सिक्योरिटी काम ने कहा है कि तेहरान ने इनमें से कुछ हथियार फराहम किए हैं, लेकिन हमास ने ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर और हिजबुल्लाह के साथ तरबियत के बाद अपने मिसाइल बनाने की सलाहियत हासिल की। इसराइल का दफाई निज़ाम बुरी तरह नाकाम किया है। मजीद बरआं हमास के अस्करियत पसंद अक्सर इसराइल की तरफ से आग लगाने वाले आलात ले जाने वाले गुब्बारे उड़ाते हैं, जो बाज़ औक़ात आग का बायस बनते हैं। इस ग्रुप ने इसराइली इलाके में अंदर तक जाकर कार्रवाई करने की सालाहियत हासिल की है। 2021 हमास इसराइल तनाज़े के दौरान क्या हुआ? हमास और इसराइल मई में 6 सालों में अपने मोहलक तरीन तनाज़े में दाखिल हुए, जब यरूशलेम में इसराइलियों ने फ़लस्तीनियों के घरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और मस्जिद अक्सा की बेअदबी की। इस पर हमास हरकत में आया और कई हफ्तों तक जारी रहने वाली कशीदगी के बाद हमास ने इसराइल पर रॉकेट दागे। बाज़ तजिज़ियाकारों का कहना है कि ये इसराइल के लिए बड़ा सरप्राइज है। इसके बाद इसराइली ताकत पर सवाल उठे हैं। 11 रोज़ा तनाज़े के दौरान हमास और PIJ ने गजा से 4000 से ज़ायद रॉकेट फायर किए, जिससे 10 इसराइली शहरी मारे गए और 300 से ज़ायद जख्मी हुए। मुबीना तौर पर हमास ने लड़ाई के दौरान IRGC और लेबनान की हिजबुल्लाह के साथ महंगी की और निस्बतन बेहतर हथियार इस्तेमाल किए हैं। अमेरिका और मिस्र ने इस तनाज़े में जंग बंदी की सालसी की, जिसके दौरान इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 200 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो गए और गजा में $290 मिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ। हमास के लिए आगे क्या है? मुबसरीन का कहना है कि हमास के इसराइल के साथ ताज़ा तनाज़ात ने ग्रुप के सियासी असर में इजाफा किया है। हमास ने गजा के मसाइल तक महदूद रहने के बजाय यरूशलेम में कशीदगी के जवाब में इसराइल पर हमला करके बरसों में पहली बार वसी तर फ़लस्तीनी कौमी तहरीक के चैंपियन के तौर पर हमायत हासिल की है। 21 मई को जंग बंदी हो चुकी है, हालांकि तनाज़े को जन्म देने वाले मसाइल हल नहीं हुए, बशमूल मशरकी यरूशलेम में फ़लस्तीनियों की बेदखली का खतरा। इसराइल मुमकिना तौर पर जंग बंदी को जमूद की तरफ वापसी के तौर पर देखता है, जिसमें हमास के पास हथियारों का ज़हीरा कम होता है, लेकिन वह मजीद बुनियाद परस्त ग्रोहों को काबू में रखने की साहियत रखता है। एक पायदार अमन के लिए मुमकिना तौर पर हमास को मगरबी किनारे में अपने हरीफों के साथ मुफाहमत करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इनका इख्तिलाफ फ़लस्तीनियों को इसराइल के साथ मरबूत मुज़ाकरात से रोकता है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि हमास के पास फ़लस्तीनी अथॉरिटी शामिल होने के लिए बहुत से कम मराआत हैं और ऐसा करने के लिए मुमकिना तौर पर नाखुशगवार मुआरात की ज़रूरत होगी। मिसाल के तौर पर मशरिक़ वस्ता कोऑर्डिनेट, जिसमें रियासत हाय मुत्तहिदा और अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और रूस शामिल हैं,
اس بات پر زور دیتا ہے کہ حماس پر مشتمل کوئی بھی فلسطینی حکومت صرف اس صورت میں بین الاقوامی اور امداد حاصل کر سکتی ہے جبکہ یہ گروپ اسرائیل کو تسلیم کرے، تشدد ترک کرے اور PLO کے ساتھ معاہدوں کو قبول کرے۔ ایران سعودی تعلقات میں بہتری آنے سے حماس کے لیے کافی سازگار حالات پیدا ہوئے ہیں۔ سعودی حمایت جو کہ محدود ہو کر رہ گئی تھی بحال ہونے اور مصر کی طرف سے کھل کر امداد کے راستے ہموار ہو جائیں گے۔ آنے والے دنوں میں حماس کی بہت سی پریشانیاں کم ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔